आज अपरदन के प्रक्रम व उससे निर्मित भुआ कृत्यों के बारे में एक एक करके वर्णन करेंगे। अपरदन के प्रक्रमों में बहता जल यानी कि नदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि आते हैं। अपरदन के प्रक्रम दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पहला, अपरदन से स्थलाकृतियों, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और निक्षेपण से यानी कि अपरदन के द्वारा जो मलबा मिलेगा या जो सामग्री मिलेगी उनको परिवहन कर करके फिर कहीं स्थान विशेष पर जहाँ निक्षेपण के लिए उनको जगह मिले वहाँ निक्षेपण करेंगे, और उसके बाद में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा वहाँ निक्षेप के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। नदी या बहता जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। वी आकार की घाटी। नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण घाटी पतली, गहरी और वी आकार की हो जाती है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र व उत्तल होता है। आकार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। गार्ज। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर से प्रवाहित होती है तो इसका अधिकांश अपरदन लंबवत होता है, जिसके कारण किनारों पर चट्टानें पूर्ववर्ती खड़ी रहती हैं, जिसे गार्स कहते हैं। यह आई आकार की घाटी होती है। उदाहरण के लिए सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। कैनियन। यह गार्ज का ही विस्तृत रूप है एवं साधारणतः शुष्क जलवायु वाले उच्च प्रदेशों में पाए जाते हैं। अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित कैनियन विश्व प्रसिद्ध है, जो एक डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। दूसरा है छिप्रिकाएँ। जब नदी के मार्ग में कठोर व मुलायम चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में अवस्थित हो तो कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाता है। फलतः नदी की तली ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी तीव्र झोंके की तरह आगे बढ़ती है, जिसे छिप्रिकाएँ कहते हैं। एक डायग्राम के द्वारा यहाँ एक छिप्रिका का डायग्राम दिखाया गया है, जिसके ऊपर मुलायम चट्टानें हैं, नीचे कठोर चट्टानें हैं। यानी कि मुलायम चट्टानें अधिक कट जाती हैं और कठोर चट्टानें आगे बढ़ी रह जाती हैं, जिसे छिप्रिकाएँ कहा जाता है। जलगृतिकाएँ। जब जलप्रपात की तली में कोमल चट्टान आती है तो उसका अपरदन हो जाता है। वहाँ पर छोटा सा गर्त बन जाता है। नदी का जल इस गर्त में भंवर के रूप में घूमने लगता है, जो छेदक का कार्य करता है। यही एक जलगर्तिका यानी कि होल के रूप में बन जाता है, जिसे जलगर्तिका कहा जाता है। नदी विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा अधिक अवसादी बोझ के कारण दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है, यानी कि एक सांप के नुमा चलती है, जिसे विसर्प कहलाती है या विसर्प बनाती है। विसर्प बनने के कारण मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव में के कारण नदी पार्श्वों पर बढ़ता है। प्रवाहित जल का कोरियोलिस बल प्रभाव से निक्षेपण। नीचे एक डायग्राम नदी विसर्प का दिया गया है, जिसे आप अच्छे से देख सकते। गोखरू झील। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। विसर्पों के गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं। तब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तथा नदी का अवशिष्ट भाग गोखरू झील का निर्माण करता है। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि पहली अवस्था में नदी थोड़ा सा बल खाती हुई चल रही है, दूसरी अवस्था में थोड़ा ज़्यादा बल खा गई और तीसरी अवस्था में वो बल खाया हुआ जो भाग है
वो नदी से थोड़ा अलग होने की चेष्टा कर रहा है। और जो लास्ट है जहाँ गोखरू झील का निर्माण हुआ है, वो नदी के बिल्कुल अलग होकर एक गोखरू झील का निर्माण हो गया। मैदानी भागों में प्राय नदी के जल की गति मंद हो जाती है तथा अपरदन के साथ निक्षेपण की क्रिया करती है। अवतल किनारों पर जल का वेग अधिक व उत्तल किनारों पर जल का वेग कम होता है। निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति। जलोढ़ शंकु। जब नदियाँ पर्वतीय भाग से निकलकर समतल मैदानों में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उनसे बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है। विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने पर भाबर मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख। नदी का जल जलोढ़ शंकुओं को अनेक धाराओं द्वारा पार करता है और तलछट के निक्षेप द्वारा पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपाद मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। गुफित नदी। नदी की निचली घाटी में भार वहन की शक्ति बेहद कम हो जाती है, वह सपाट मैदान दिखाई देता है। भार वहन क्षमता में कमी के कारण नदी अपने तल पर निक्षेपण कर देती है, जिससे उसकी धारा अवरुद्ध हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी अब कई शाखाओं में बढ़ जाती है। अनेक धाराओं से युक्त यह नदी गुफित नदी कहलाती है। प्राकृतिक तटबंध या बाढ़ का मैदान। नदी में अधिक मात्रा में जल आने से उनके किनारों को पार करके जल बहने लगता है। इस अवस्था में नदी की परिवहन शक्ति व अवसाद दोनों ही अधिक हो जाते हैं। इस दौरान नदी के दोनों किनारों पर अत्यधिक मात्रा में निक्षेप होने लगता है। किनारों पर नदी का वेग कम होता है। यह क्रम अनेक वर्षों तक चलते रहते हैं के कारण इनके किनारे ऊंचे होते जाते हैं। फलस्वरूप तटबंध का निर्माण होता है। उदाहरण पटना गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर बना हुआ शहर है। नदी में अत्यधिक जलराशि व परिवहन भार बढ़ने से नदी निर्मित क्षेत्रों में या निम्नवर्ती क्षेत्रों में अपने भार का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति पर नदी का तलछट इस क्षेत्र में बिछा हुआ होता है, अतः एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा बाढ़ का मैदान या तलछटों का निर्माण के बारे में आप। डेल्टा। नदी जब मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति इतनी मंद हो जाती है कि वह अपने सारे अवसाद अथवा तलछट का निक्षेप करना आरंभ कर देती है। यह नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिससे एक त्रिभुजानुमा संरचना का निर्माण होता है। यही त्रिभुजाकार संरचना डेल्टा के रूप में जानी जाती है। डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें: नदी का मुहाना, ज्वार भाटा, तीव्रगामी लहरों से विमुक्त, नदी प्रवाह क्षेत्र का ढाल अधिक तीव्रता ना होना, जिससे नदी प्रवाहित गति कम रहेगी। डेल्टा के प्रकार। चापाकार डेल्टा। इसका आकार चांप या धनुष के समान होता है। उदाहरण नील, नाइजर, इरावदी, सिंधु, ओल्गा, डेन्यूब, पो, मिकांग, लीना इत्यादि नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं। पंजाकार डेल्टा। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी, मिसौरी नदियां पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। दंताकार डेल्टा। इटली की टाइबर और स्पेन की इब्रो नदी दंताकार डेल्टा का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख डेल्टा। यह डेल्टा लंबा व संकरा होता है। यह आंशिक रूप से जल में डूबा रहता है। उदाहरण अमेजन, नर्मदा, ताप्ती, सीन, ओब, वेस्टुला आदि है। धन्यवाद बच्चों।